जय हिंद साहब, स्वागत करते हैं आप सबका आज की कक्षा में। आरंभ करें। अंतरा भाग प्रथम का आज कौन सा पाठ है? सुमित्रानंदन पंत। पंत तो पंत है जी। पंत बहुत मीठा लिखते हैं, प्रकृति का चित्रण सबसे सुंदर करते हैं पंत है जी। और पंत के बारे में दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं अपन पंत का। एक पहले और पढ़ चुके हैं, वे आंखें हैं अंधेरे की गुहा सरीखी डराती है मन को वे आंखें, हैं ऐसा पढ़ा था ना एक ऐसा। तो पंत के बारे में जो कुछ है वो तो याद कर चुके होंगे, मैं आशा करता हूं फिर, है जी। पंत के बारे में जो कुछ है वो तो फिर आप याद कर चुके होंगे। अल्मोड़ा उत्तरांचल के कौशानी गांव, अल्मोड़ा में प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। सन 1919 में गांधी जी के एक भाषण से प्रभावित होकर बिना परीक्षा दिए शिक्षा अधूरी छोड़ दी। हिम्मत चाहिए। बिना परीक्षा दिए और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। पंत जी ने बचपन से ही काव्य रचना शुरू कर दी थी, लेकिन उनका वास्तविक कवि कर्म बाद में प्रारंभ हुआ। उनका काव्य संग्रह पल्लव और उसकी भूमिका हिंदी कविता में युगांतकारी महत्व रखते हैं। पल्लव की भूमिका में उन्होंने खड़ी बोली का वो लिखा था। उन्होंने 1938 में रूपाब नामक पत्रिका निकाली, जो प्रगतिशील साहित्य चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। पंत जी प्रकृति प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? पंत को कहा जाता है, ये ध्यान रखना। उनकी कविताओं में पल पल परिवर्तित होने वाले प्रकृति के गत्यात्मक मूर्त और सजीव चित्र मिलते हैं। ये उस समय भी हमने यही पंक्ति पढ़ी थी कि प्रकृति का जो पल पल स्वरूप बदल रहा है उसको कवि जो है ना पंत अपनी लेखनी में बांध लेते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही पंत मानव सौंदर्य के भी कुशल चितेरे हैं। केवल प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करने में ही निपुण नहीं है, मानव के सौंदर्य का वर्णन करने में भी कुशल है पंत। कल्पनाशीलता के साथ साथ रहस्य की अनुभूति और मानवतावादी दृष्टिकोण उनके काव्य की क्या है मुख्य विशेषताएं। पंत का संपूर्ण साहित्य आधुनिक चेतना का वाहक है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को अभिव्यंजना की एक नई पद्धति और काव्य भाषा को नवीन दृष्टि से समृद्ध किया। ये पंत के बारे में बड़ाई है जी पंत जी की। पंत की कविता में भाषा और संवेदना के सूक्ष्म और अंतरंग संबंधों की पहचान है, जिससे हिंदी काव्य भाषा में नए सौंदर्य बोध का विकास हुआ। ठीक है, मतलब भाषा के साथ साथ संवेदना को भी जिया है। शब्द खोखले नहीं हैं, उन शब्दों के साथ मानवीय मन की अंतरंग अनुभूतियां इन्होंने जी हैं। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की काव्य भाषा की व्यंजना शक्ति का विकास किया। लोग ये मानते थे शुरुआत में कि खड़ी बोली में भावों का उतना सुंदर प्रकटीकरण नहीं हो पाएगा जितना ब्रज में होता है, लेकिन इन्होंने करके दिखाया और उसे भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अधिक सक्षम बनाया। इसलिए उन्हें शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। रेखांकित कर लो, उन्हें शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। पंत जी की महत्वपूर्ण कृतियां वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा। चिदंबरा के लिए भी इनको सम्मान मिला था, कला और बूढ़ा चांद के लिए भी सम्मान मिला था। पंत जी ने छोटी कविताओं और गीतों के साथ परिवर्तन जैसी लंबी कविता और लोकायतन नामक महाकाव्य, लोकायतन एक बड़ा महाकाव्य लिखा इन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए। पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता संध्या के बाद उनके ग्राम्य संकलन से ली गई। किससे ली गई है? ग्राम्य मानी गांव, ग्राम गांव को कहते हैं ना, तो इसमें गांव के जनजीवन का चित्रण है, याद कर सकते हैं। ग्राम्य का मूल स्वर ग्रामीण जनजीवन के विविध सामाजिक यथार्थ से जुड़ता है। इस कविता में ढलती हुई सांझ के समय गांव के वातावरण, जनजीवन और प्रकृति का सुंदर चित्रण है, जिसमें वृद्धाएं, विधवाएं, खेत से घर लौटते किसान और पशु पक्षियों का चित्रण। और ये तो बहुत बढ़िया है। या तो बोली बड़ी छे। आइए, अरे संध्या का वर्णन है और संध्या में प्रकृति में भी परिवर्तन आता है, लोगों की जीवन शैली में भी कुछ चेंज आता है ना भाई। जैसे पक्षी घर लौटते हैं, मजदूर घर लौटते हैं, गायें घर लौटती है, तो प्रकृति में एक नया परिवर्तन। संध्या थोड़ी गतिशील होती है क्योंकि सब लोग अपने नीड की ओर जो है ना, अपने घोंसलों की ओर जाते हैं।
जैसे आपकी शाम तक कक्षा हो तो आप भी संध्या को अपने घोंसले की तरफ जाओ। पीजी नामक घोंसले, घोंसला मानी घर। सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर, तम्र पर्ण पीपल से, शतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। ज्योति स्तंभ सा धन सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, बृहद जिम्म विश्लत केचुल सा, लगता चित कबरा गंगा जल। धूप छाह के रंग की रेती, अनिल उर्मियों से सर्पांकित, नील लहरियों में लोडित, पीला जल रजत जलद से बिंबित, सिखता सलील समीर सदा से, स्नेह पास में बंधे समुज्वल, अनिल पिघल कर सलील सलील ज्यों गति द्रव खो बन गया लवोपल। शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन, दीप शिखाशा प्रज्वलित कलश, नभ में उठकर करता नीराजन। ये पूरी पढ़ेंगे तो मुझे लगता है इसी में समय चला जाएगा। अर्थ देखते देखते चलते हैं। सिमटा पंख सांझ की लाली, संध्या का वर्णन है जी। तो इन्होंने पहली पंक्ति में ही संध्या का मानवीकरण कर दिया। संध्या रूपी पक्षी ने अपना पंख समेट लिया है। सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर। और जो सांझ की लाली है ना, वो पेड़ों के शिखरों पर जाकर के बैठ गई है। भाई एक चीज देखना, शाम को जो है ना, जब एकदम सूर्य अस्ताचल की ओर चला जाता है तो सूर्य की जो आभा है ना, पूरे आसमान में नहीं दिखाई देती, केवल हल्की हल्की सी दिखाई देती है। मान लीजिए कोई बड़ा वृक्ष है तो उसके कोने पर ऐसे लगेगा कि उधर से सूर्य जा रहे हैं। तो उस भाव को इन्होंने लिया है कि सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर। कि संध्या रूपी पक्षी जो है ना, अपना पंख समेटते हुए, जैसे शाम को पक्षी अपने घोंसलों में चले जाए ना, अपने वृक्षों पर चले जाएं, इधर उधर घूमने गए हुए हो, मार्केटिंग करने के लिए गए हुए हो, शॉपिंग के लिए गए हुए हो, तो शाम को घर लौट आते हैं। सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर। तो संध्या रूपी पक्षी ने भी अपने पंखों को समेट लिया है और तरु शिखरों पर जाकर बैठ गया है। मतलब अब शाम हो गई है और जो सूर्य की जो लालिमा है वो अब केवल ऐसे लगता है कि वृक्षों के ऊपर ऊपरी सतह से ऐसे उनकी जो फुगनिया क्या बोलते हैं, ऐसे हिंदी का एक शब्द आता है, ठीक है, ऊपर की जो कौंपलें हैं, ठीक है, वहीं से दिख रहा है सूर्य, हल्का हल्का उसकी आभा आ रही है। बाकी चारों ओर धीरे धीरे अंधेरा गहरा रहा है। ताम्र पर्ण पीपल से, शतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। ताम्र, ताम्र मानी तांबा, तांबे जैसे पीपल के पत्ते। अरे पीपल का पत्ता जब पुराना हो जाता है, झरने वाला हो जाता है, तो एकदम तांबे जैसा हो जाता है। तो पीपल के पत्तों को किसके समान माना? ताम्रपर्ण, तांबे से बने हुए पीपल के जो पत्ते हैं, शतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। अब वो अपने हल्का बहुत होता पीपल का पत्ता, अब शाम को वो गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं वो पत्ते, तो ऐसे लग रहा है जैसे जो है ना सैकड़ों झरने, तांबे के रंग के हैं वो, तो ऐसे लग रहा है जैसे सैकड़ों झरने जो है ना नीचे गिर रहे हो। ताम्र पर्ण पीपल से, शतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर है। अब यहाँ दो चीजें हैं, वो पत्ते भी एकदम से लगातार गिरे। दूसरा भाव यहाँ ये है कि शाम के समय मान लीजिए जो पर्वतों से झरने गिर रहे हैं, उन पर भी डूबते सूर्य का प्रकाश गिर रहा है, एकदम येलोनेस लिए हुए, पीलापन लिए हुए। तो ऐसे लग रहा है जैसे वो सोने, स्वर्णिम निर्झर, सोने जैसी आभा उस पानी में चमक रही है। भाई पानी गिर रहा है, श्याम का प्रकाश पानी पे गिर रहा है, तो ऐसे लग रहा है जैसे सैकड़ों झरने जो है ना, स्वर्णिम झरने नीचे गिर रहे हो। पत्ते भी गिर रहे हैं और उधर झरने तो गिरते ही रहते हैं, दिन भर ही गिरते हैं, शाम को भी गिरते हैं, सुबह भी गिरते हैं। तो शाम का प्रकाश जब उन पे गिर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ताम्र पर्ण पीपल से, शतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। ताम्र पर्ण पीपल से, कि जैसे तांबे के रंग जैसे पीपल के जो पत्ते होते हैं उन जैसे शतमुख सैकड़ों झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, सोने जैसा रंग वाले झरने भी गिर रहे हैं। क्योंकि सूर्य का प्रकाश, शाम का प्रकाश जब उन पर गिर रहा है तो वो कैसे लग रहे हैं? सोने के रंग जैसे लग रहे हैं। ज्योति स्तंभ सा धंस सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओझल। ज्योति स्तंभ सा धंस सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओझल।
बृहद जिम विशलत केचुल सा लगता चित कबरा गंगा जल। अब जो साहब वो सूर्य जो डूबता हुआ जो है ना, डूबता हुआ, किधर डूब रहा वो, नदी के उस पार यदि डूब रहा है तो ऐसे लग रहा है, डूबता हुआ ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई सोने का क्या हो, खंबा, प्रकाश का खंबा हो, ज्योति स्तंभ हो। कारण अरे पानी के अंदर जो है ना सूर्य का फैलाव दिखता है। तो जैसे मान लीजिए आधा सूर्य बाहर है, ठीक है, और आधा वो पानी के नीचे। पानी के नीचे तो सूर्य कहाँ से आएगा, उसकी आभा दिखेगी और वो ऐसे पानी के अंदर लंबी दूर तक दिखेगी। तो ऐसे लगेगा जैसे प्रकाश का कोई क्या हो, स्तंभ नीचे धंसता हुआ जा रहा है। ठीक है, ज्योति स्तंभ सा धंस सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओझल। ज्योति स्तंभ सा, कैसा, प्रकाश के स्तंभ जैसा जो सूर्य है वो ऐसे लग रहा है वो गंगा के जल में डूबता हुआ। ज्योति स्तंभ सा धंस सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओझल। क्षितिज किसको कहते हैं, जहां वो आकाश और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई दे, तो वहां डूबता हुआ सूरज ऐसे लग रहा है जैसे गंगा जल के अंदर, नदी के जल में कौन डूब रहा है, कौन धंसता जा रहा है, प्रकाश का कोई खंबा। ठीक है, बृहद जिम विशलत केचुल सा लगता चित कबरा गंगा जल। और बृहद बहुत बड़ा, जिम मानी मंद, विशलत मानी थका हुआ सा, केचुल सा कौन, अरे वो जो होता है ना मगरमच्छ, मगरमच्छ को बोलते हैं ना विशलत, केंचुआ, एक सेकंड, विशलत, विशलत थका हुआ, विशलत मानी थका हुआ सा। ठीक है, बृहद जिम बहुत बड़ा, जिम मानी मंद और विशलत मानी थका हुआ, केचुल सा। केचुल, केचुल यहां किसको कहेंगे, अरे वो होता है देखो नदी के में एक वो होता है, क्या शब्द आता है, वो प्रॉपर वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा, कोई जलीय जीव के लिए कहा गया है ये शब्द। ठीक, केचुआ तो इतना बड़ा थोड़ी ना होता होगा, केचुआ मान लो, फिर देखेंगे इसको, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। बृहद जिम विशलत केचुल सा लगता चित कबरा गंगा जल। जैसे वो कोई थका हुआ केचुल जो है ना, केचुल शब्द कोई प्रयोग कर लेते हैं एक बार ऐसा कैसा, कि थका हुआ सा जैसे केचुआ हो। शाम के समय पानी एकदम स्थिर है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा प्रवाह नहीं है, तो पंत कह रहे हैं कि गंगा का जल कैसा लगता है, चितकबरा सा लगता है। चितकबरा, गंगा के जल को चितकबरा कहा गया है। ठीक है, चितकबरा सा। बृहद जिम विशलत केचुल सा लगता चितकबरा गंगा जल। जैसे वो थका हुआ केचुल पड़ा हो ना, वैसे ही गंगा जल भी शांत है और कैसा लग रहा है, चितकबरा लग रहा है। ठीक है, अरे चितकबरा एक रंग होता है ना, जैसे जीवों के लिए भी कहते हैं कि चितकबरा टाइप का कहां से आ गया। ठीक है, अरे हल्का हल्का अंधेरा भी हो रहा है, हल्का हल्का अंधेरा भी होने लगा है, पानी शांत भी है। ठीक है, तो यहां इसको क्या कह रहे हैं कि बृहद जिम मानी मंद, विशलत मानी थका हुआ। जैसे कोई थका हुआ केचुल हो, वैसे ही गंगा का जल भी कैसा लग रहा है, चितकबरे वर्ण का लग रहा है। सिमटा पंख सांझ की लाली जा बैठी अब तरु शिखरों पर, ताम्र पर्ण पीपल से शतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओझल। बृहद जिम विशलत केचुल सा लगता चितकबरा गंगा जल। सिमटा पंख, संध्या रूपी पक्षी ने अपने पंख समेट लिए हैं। सांझ की जो लाली है, लालिमा जो है ना वो सिमटती जा रही है क्योंकि सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है। जा बैठी अब तरु शिखरों पर, और वो संध्या रूपी पक्षी कहां बैठ गया है, तरु शिखरों पर जाकर बैठ गया है। हाँ अजगर, ये अजगर शब्द दिमाग में नहीं आ रहा था क्योंकि केंचुआ तो बहुत छोटा होता है, केंचुआ तो बहुत छोटा होता है, क्योंकि इन्होंने एक प्रयोग लिया ना, बृहद मानी बड़ा, जिम मानी मंथ, एकदम धीरे धीरे। विशलत मानी थका हुआ, जैसे कोई अजगर पड़ा हो ना, अब अजगर का रंग कैसा होता है, चितकबरा टाइप का ही होता है, तो वैसे ही शांत गंगा जल भी प्रतीत हो रहा है। सिमटा पंख सांझ की लाली जा बैठी अब तरु शिखरों पर। संध्या रूपी पक्षी ने अपने पंख समेटते हुए, जैसे शाम को पक्षी चले जाते हैं ना कोटरों में या अपने वृक्षों पर, तो वैसे जा बैठी है। और इसका भाव क्या है कि अब संध्या की जो लाली है ना, केवल वृक्षों के ऊपर से हल्की हल्की दिख रही है, बाकी सिमटती हुई जा रही है। ताम्र पर्ण पीपल से शतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। सैकड़ों झरने झरते हुए, और जब उन पर सूर्य की आभा, शाम का जो आपका पीला प्रकाश गिर रहा, तो ऐसे लग रहा स्वर्णिम झरने जो है ना झर रहे हो। और ताम्र पर्ण पीपल से, तांबे जैसे पीपल के पत्ते भी झर रहे हैं, उनको भी लगातार झर रहे, तो उनमें भी एक झरने का भाव।
ज्योतिस्तंभ सा धंस सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, और ओझल होता हुआ सूर्य गंगा के उस पार, नदी के उस पार ऐसे लग रहा है जैसे कोई प्रकाश का खंबा जमीन में धंसता हुआ जा रहा है। अरे भाई, आप ऐसे कभी आपने ऐसी तस्वीर नहीं देखी सूर्य की? सूर्य छिप रहा है, नदी के किनारे छिप रहा है, तो नदी के अंदर भी वो झिलमिलाते हुए बहुत लंबी दूरी तक दिखता है, तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई प्रकाश का खंबा डूबता हुआ जा रहा है, जमीन में धंसता हुआ जा रहा है। ठीक है। बृहद जिम विशलत केचुल सा लगता चित कबरा जंगल गंगा जल, और गंगा का जल शाम को शांत होकर के कैसे लग रहा है, जैसे कोई थका हुआ अजगर पड़ा हुआ आलसी, ये भाव है। धूप छाह के रंग की खेत रेती, अनिल उर्मियों से सर्पांकित, नील लहरियों में लोडित, पीला जल रजत जलद से बिंबित, शिखता सलील समीर सदा से, स्नेह पास में बंधे समुज्वल, अनिल पिघल कर सलील, और सलील ज्यों गति द्रव्य खो बन गया लवोपल। यहाँ अभी इन्होंने नदी के किनारे का वर्णन किया है। धूप छाह के रंग की रेती, अनिल उर्मियों से रंग, जो किनारा है सागर का या नदी का जो किनारा है, वहाँ की रेत एकदम आपकी ये जैसे अपने को जैसलमेर के टीले की रेत हो, तकरीबन ऐसी ही रेत होती है नदी किनारे या समुद्र के किनारे। धूप छाह के रंग की रेती, हल्की हल्की धूप भी है लेकिन अब संध्या की छां भी होने लगी है, वो उस पर गिर रही है। अनिल उर्मियों से सर्पांकित, अनिल माने हवा, और हवा बह रही है ना, तो वो रेत जो है ना, रेत के अंदर वो जैसे सर्प चल रहा हो ना, वैसी लहरें बन गई है। इन्हें रेतीले टीलों में बन जाती है ना लहरें, तो ये कह रहे हैं कि नदी के किनारे जो धूप छां की में जो रेत है, वो हवा से, हवा की लहरों से सर्प जैसी आकृति उन्होंने बना ली है। नील लहरियों में लोडित, पीला जल रजत जलद से बिंबित, जो नीली नीली जो लहरें हैं नदी की या सागर की, जो लहरें हैं उनका प्रकाश गिर रहा है हल्का हल्का, तो जल कैसा है? पीला, और ऊपर कौन है? बादल। बादल का रंग कैसा है? चांदी जैसा, रजत, वो उनमें उसका बिंब दिखाई दे रहा है। मतलब जो जल का अमूमन अपन रंग नीला मानते हैं, हालांकि जल का कोई रंग नहीं होता, लेकिन आकाश के प्रभाव से नीला नीला दिखता है, समुद्र दूर तक फैला हुआ। अब चंद्रमा का सूर्य का प्रकाश गिर रहा, तो वो कैसा है? पीला, पीलापन भी है, और ऊपर से चांदी जैसे रंग का बादल भी उसमें बिंबित हो रहा है। नील लहरियों में लोडित, पीला जल रजत जलद से बिंबित, जो पीला जल है चांदी जैसे बादल से क्या हो रहा है? बिंबित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। लोडित शब्द का अर्थ है मथा हुआ, नील लहरियों में लोडित। सिकता, सिकता मानी मिट्टी, सलील मानी जल, और समीर मानी हवा, कि मिट्टी जल और हवा सदा ही जो है ना, कुछ स्नेह रूपी बंधन से बंधे हुए दिखते हैं। कैसे? अनिल पिघल कर सलील, ऐसे लगता है कि हवा पिघल करके क्या बन गई? जल बन गई, और सलील जो गति द्रव खो बन गया लवोपल, और ये जो जल है ना, ये भी अपनी गति खो करके जैसे जम जाता तो क्या बन जाता? ओश की बूंदे बन जाता है। संक, ठीक है, तो यहां किसका वर्णन दिया गया? पूरा नदी या सागर के किनारे का वर्णन दे रहा कवि। दोबारा देखिए, धूप छाह के रंग की रेती, अनिल उर्मियों से सर्पांकित, नील लहरियों में लोडित, पीला जल रजत जलद से बिंबित, कि नदी के किनारे या सागर के किनारे जो रेत है उस पे धूप भी है हल्की हल्की, और हल्की हल्की छांव भी है। अनिल उर्मियों से सर्पांकित, और हवा की लहरों से वो जैसे सर्प के जाने का रास्ता हो ना, वैसे वो सर्पीला आकार हो गई है। अरे कभी अपन जैसलमेर वाले सम के टीले देखते हैं ना, उनमें से लहरें बन जाती हैं ना, हवा से ही तो बनती है। हवा की लहरों से वो सर्प जैसी आकृति उस मिट्टी ने ही बना ली है। ठीक है। नील लहरियों में लोडित, उसकी जो जल की नीली जो लहरें हैं, जैसे मथते हैं ना तो लहरें उठती हैं ना, वैसी लहरें हैं। पीला जल, और प्रकाश के प्रभाव से जल कैसा है? पीला पीला दिख रहा है, लेकिन रजत जलद से बिंबित, और उसके अंदर भी ऊपर जो चांदी जैसे रंग का बादल है, बादल का रंग चांदी जैसा ही होता है, ठीक है, वो उसमें बिंबित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। सिकता सलील समीर सदा से, स्नेह पास से बंधे समुज्वल, मिट्टी आपका हवा और जल हमेशा स्नेह पास में बंधे हुए, स्नेह के बंधन में बंधे हुए प्रतीत होते हैं। कैसे? कि अनिल पिघलकर सलील, हवा पिघल करके क्या बन गई? जल बन गई। अरे इसका यहाँ ये भाव भी ले सकते हैं कि बादलों से जो है ना, हर ठंडी हवा टकराती है तो पानी बनता है। ठीक है। अनिल पिघलकर सलील, और सलील जो गति द्रव खो बन गया लवोपल, और सलील की जो पानी है अपनी गति खो देता है, एक जगह रुक जाता है तो वो भी ओस की बर्फ की बूंदों में जम जाता है।
शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन। और किनारे के ऊपर ही कोई मंदिर है जी, और उस मंदिर में जो है ना शंख घंट बजते मंदिर में, शंख और मंदिर के घंटे मंदिर में बजाए जा रहे हैं। भाई संध्या को आरती हो रही, इसका मतलब ये है। और शंख की आवाज, घंटा, मजीरा, इनकी आवाजें आ रही है। लहरों में होता लय कंपन, और ऐसे लगता है कि उन्हीं आवाजों के कारण इन लहरों में क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। दीप शिखा सा ज्वलित कलश, नभ में उठ कर करता नीरजन। और मंदिर के ऊपर जो कलश होता है ना, ऊपर ही ऊपर एक तांबे का कलश लगाया जाता है। अब संध्या हो रही है तो उस पे प्रकाश गिर रहा है, तो वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई ज्योति हो, ज्योतिपुंज हो। दीप शिखा, दीप शिखा किसको बोलते हैं, माचिस की तिल्ली को भी बोलते हैं दीप शिखा, ठीक है, मशाल को भी कह सकते हैं अपन। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो जल रहा हो, मंदिर के ऊपर कोई बाती जल रही हो, और आकाश में उठ करके देवताओं की क्या कर रहा है, आराधना कर रहा है। ऐसा दर्शन कि दीप शिखा सा ज्वलित कलश, नभ में उठकर करता नीराजन। कि दीप शिखा सा क्या हो गया, उपमा है, उपमा तो बहुत है इसमें। दीप शिखा सा ज्वलित कलश, दीप शिखा की तरह जलता हुआ कलश नभ में उठ करके क्या कर रहा है, आराधना कर रहा है। समझ में आ गई बात। अरे वो पीला पीला ही होता है कलश, अब उस पर जब छिपते सूर्य की रोशनी नीचे नहीं आती, ऊपर की तरफ भी गिरती है। आपने देखा होगा संध्या को प्रकाश नीचे नहीं आता, आसमान में बादल रंग बिरंगे हो जाते, क्योंकि वहां तक वो प्रकाश पहुंच रहा है। अब मंदिर का कलश भी ऊपर है, तो उस पर जब वो सूर्य का प्रकाश गिर रहा तो ऐसे लग रहा जैसे कोई आग जल रही हो, जैसे कोई ज्योतिपुंज हो। जैसे अपन ज्योति करते हैं ना मंदिर में, तो कि जैसे आकाश के अंदर ये देवताओं की क्या कर रहा हो, कलश भी आराधना कर रहा हो। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं, ये सा सी से जहां भी आ रहे हैं वहां तकरीबन उपमा ही है। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं, जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं, और नदी के तट पर जो है ना बगुलों जैसी वृद्धाएं। बगुलों जैसी कैसे भैया, बगुले कैसे, सफेद, और वृद्धा स्त्रियां जो हैं यहाँ विधवाएं, वो भी सफेद वसन धारण करती थी पहले, ठीक है। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जप ध्यान में मगन, बगुले को भी ध्यानी माना जाता है, बगुला ध्यान ऐसे खड़ा रहता है, ठीक है। तो वो जो विधवा स्त्रियां नदी के तट पर बैठी हैं, उनकी वस्त्र विन्यास के कारण उनको बगुले की उपमा दी गई, यहाँ ये ध्यान रखना है, ठीक है। और वो ध्यान में मग्न है, समय अपनी पूजा पाठ वो भी कर रही हैं। मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। अब शाम को नदी की धाराएं भी धीमी धीमी हैं, तो जैसे नदी मंथर मंथर गति से बह रही है, वैसे ही उन स्त्रियों के हृदय में भी उनका जो दुख है ना, वो मंथर गति से बहता रहता है, लेकिन उसको बाहर प्रकट नहीं करती। समझ में आ गए भाई, उन्होंने भी जीवन पीड़ा के साथ बिताया है, तो यहां इन्होंने कहा मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन, जिनके भीतर का जो रोदन है ना, रुलाई जो है ना, दिखाई नहीं देती उनकी पीड़ा, लेकिन जैसे नदी धीमी धीमे बह रही है, वैसे उनके हृदय में भी उनकी दुख की धारा बह रही है। भाई उन्होंने भी एकाकी जीवन जिया है, समाज में जीना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसी स्थिति में उन्होंने जीवन जिया है, तो उनके हृदय की वेदना वो लोगों के सामने प्रकट नहीं करती और जब ध्यान में बैठी रहती है। वस्त्र उनके श्वेत है, तो दूर से ऐसे लगते हैं जैसे कोई बगुले नदी के अंदर, नदी किनारे बैठे हो। समझ में आ गई बात। दूर तमस रेखाओं से उड़ती पंखों की गति से चित्रित, सोन खगों की पाती अर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित। दूर तमस रेखाओं से उड़ती पंखों की गति से चित्रित, और थोड़ी दूर पे जो है ना पक्षियों की पंक्तियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो दूर से पक्षी वो काले काले ही दिखेंगे बहुत दूर से, तो ऐसे लगता है कि जैसे अंधेरे की रेखाएं आकाश में तैर रही हो। दूर तमस मानी अंधेरा, दूर तमस रेखाओं से, दूर जो है ना अंधेरे की रेखाओं जैसी उड़ती पंखों की गति से चित्रित, ठीक है। उड़ती पंखों की गति मतलब कौन है, पक्षी है, पक्षियों की उड़ते हुए पक्षियों की गति ऐसी लग रही है उड़ते हुए कि जैसे को तमस की अंधेरे की रेखाएं जो है ना गतिमान हो आकाश में। सोन खगों की पांति, ये उड़ती पंखों की गति किसकी है, सोन खगों की पांति, शाम को जो पक्षी उड़ रहे हैं, दूर उड़ती हुई उनकी पंक्तियां ऐसे लगती है कि जैसे कोई अंधेरे की जो है ना रेखाएं तैर रही हो दूर से। और
आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित। नीरव है नभ, तो नभ में तो सुनसान है, खामोशी छाई है, लेकिन उस खामोशी में भी ये हल्की हल्की ध्वनि भर रही है। भाई उड़ती है तो वो कलरव भी कर रहे होंगे, और उड़ने की सरसराहट हवा से टकराने के कारण आवाज भी आ रही। तो चारों ओर आकाश में शांति है, लेकिन ये सोन खगों की जो पंक्ति है ना, ये उसको आवाज दे रही है, मुखरित कर रही है, अपनी आवाज की गिलगिलाहट जो है कर रही है। स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज, किरणों की बादल सी जलकर, सननन तीर सा जाता नभ में, ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। मतलब स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज। अब संध्या को गायें भी घर लौट रही है, संध्या का वर्णन देखना, गायें भी घर लौट रही है। गोरज मानी गायों की धूली। अरे गाय जब उड़ती है तो उनके खुरों से टकरा करके धूल उड़ती है, ठीक है, वो आकाश में उड़ रही है। तो अब उस धूल पर भी वो प्रकाश गिर रहा है, तो धूल किसे दिख रही है? सोने जैसे रंग की दिख रही है। अब धूल का गुबार हो गया, धूल का क्या हो गया? गुबार, बादल सा बन गया, ठीक है, और वो बादल वो सूर्य की किरणों से चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसे लग रहा है कैसे? स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज, जैसे कोई सोने का चूर्ण उड़ रहा हो, वैसे गायों के चरणों से, खुरों से उड़ती हुई धूल प्रतीत हो रही है। और किरणों की बादल सी जलकर, और उनका जो गुबार है ना, बादल का स्वरूप ले रहा है, जैसे जलती हुई क्या हो? किरणें। जलती हुई का मतलब क्या है? यहाँ सूर्य का प्रकाश गिर रहा है और वो सोने जैसी चमक रही है, तो जैसे कि ये जलती हुई किरणों का क्या बन गया हो? बादल बन गया हो। अरे इन्होंने गोरज को किसकी उपमा दी? स्वर्ण चूर्ण की दी। सोना, सोना आग जैसा ही दिखता है, ठीक है, अग्नि जैसा तप्त होता है। अब वो बादल का गुबार बन गया, तो ऐसा लगा जैसे जलती हुई किरणों का क्या हो? बादल हो, ठीक है। सननन तीर सा जाता नभ में, ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। इतने के अंदर जो है ना, पास जैसे कोई तीर निकला हो ना, सन सनन करता हुआ। कौन? पक्षी उड़ते हुए, ठीक है, और वो हवा में उड़ रहे हैं, तो हल्की सी उनकी भी एक आवाज आती है, ठीक है। सनन तीर सा जाता, एकदम सनसनाहट करते हुए तीर जैसा, सात उपमा है, ये ध्यान देना। सननन तीर सा जाता नभ में, ज्योति तत् पंखों कंठों का स्वर। जो उड़ रहे हैं ना पक्षी, वो कंठों से भी अपनी आवाज कर रहे हैं और पंखों से भी अपनी आवाज कर रहे हैं, और हवा को चीरते हुए जब वो जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे सनसनाता हुआ कोई क्या गया हो? तीर गया हो, ठीक है। लोटे खग गायें घर लौटी, लोटे खग गायें घर लौटी, लोटे कृषक श्रांत श्लत डगधर, छिपे गृहों में म्लान चराचर, छाया भी हो गई अगोचर। लोटे खग, पक्षी भी अपने घोंसलों। अब भाई अब संध्या ऐसी ही थोड़ी रहेगी, उतना ही प्रकाश थोड़ी रहेगा, तो धीरे धीरे कम भी तो होता जा रहा है, सूर्य अस्ताचल में जाता जा रहा है। लोटे खग, खग मानी पक्षी अपने घर लौट आए, गायें भी अपने घर लौट आई, कृषक भी शाम को श्रांत, थके हुए, श्लत एकदम थकान से, थकावट भरे हुए, डग मानी चरण है, एकदम थकावट से ऐसे पैर उठाते हुए, जैसे शाम वाली कक्षा से हम घर जाते हैं ना, ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है, तकरीबन वैसे ही कृषक भी, अरे थके हुए, शाम को आदमी थका हुआ घर जाता है, ठीक है, दिन भर कृषकों ने खेत में काम किया है। तो खग भी घर लौटे, गायें भी घर लौटी, कृषक भी घर लौटे, थके हुए, डग भरते हुए, एकदम थकावट के साथ थके हुए घर लौटे। छिपे गृहों में म्लान चराचर, एकदम थके हुए, म्लान एकदम थकान का भाव है यहाँ। चराचर, चर अचर मतलब सजीव निर्जीव सब थक चुके हैं, शाम हो चुकी है, कभी ये कह रहे हैं, और सब अपने अपने घरों में छिप गए। भाई पक्षी भी अपने घरों में चले गए, ठीक है, और लोग भी अपने घरों में चले गए, गायें अपने बाड़े में चली गई, ठीक है। छाया भी हो गई अगोचर, और सूर्य जब तक रहता है तब तक व्यक्ति की छाया रहती है, इसका मतलब क्या हो गया? अब अंधेरा हो गया है, छाया भी अब नहीं रही है, अंधेरे ने सबको ढक लिया है, अब रात हो गई है। तकरीबन संध्या की कुछ वेला ऐसी भी होती है कि अब सूर्य पूरी तरह जा चुका होता है, फिर भी हल्का हल्का सा उजाला भी रहता है, लेकिन छाया नहीं दिखती क्योंकि प्रकाश पूरी तरह से नहीं है, अब वो स्थिति आ चुकी है। लौट पैठ से व्यापारी भी जाते घर, उस पार नाव पर ऊंटों घोड़ों के संग बैठे, खाली बोरों पर हुक्का भर। पैठ, पैठ मानी बाजार, बाजार से व्यापारी भी लौट रहे हैं अपने घर जाने के लिए। उस पार नाव पर, मुझे लगता है कि इन्होंने जहां का चित्रण किया वहां एक नदी है, नदी की इधर कोई बाजार है, उधर गांव है कोई, ऐसा है, ठीक है। उस पार नाव पर व्यापारी भी बाजार से लौट करके नाव पर बैठकर उस पार जा रहे हैं, अपने घर की ओर जा रहे हैं। ऊंटों घोड़ों के संग बैठे, कई ऊंटों और घोड़ों के साथ बैठे हैं, खाली बोरों पर, भाई बोरे यहाँ भर करके लाए थे, वो तो बेच बाच दिया, बोरे पड़े उन पर बैठ करके हुक्का पी रहे। हुक्के के कस भर रहे, बताइए जरा, मतलब ये पहले भी पीते थे, आज ही तान से नहीं खाते, पहले हुक्का पीते थे,
जाड़ों की सूनी द्वाभा में झूल रही निशिछाया गहरी, डूब रहे निष्प्रभ विषाद में, खेत बाग गृह तरु तट लहरी। जाड़ों की रात किसकी है? सर्दियों की रात है। अब सर्दियों की शाम की सी कल्पना कर लो, ऐसे शाम को अलग ही प्रकार की ठंड सी रहती है ना, पूरा वो माहौल है पूरा। जाड़ों की सूनी द्वाभा में झूल रही निशिछाया गहरी। अब इस जाड़ों की ये सूनी जो रात है ना, इसके अंदर अब निशि मानी रात्रि की छाया गहरा गई है, मतलब अंधेरा गहरा गया है। डूब रहे निष्प्रभ विषाद में, निष्प्रभ कांतिहीन, मतलब शाम को थका हुआ व्यक्ति कांतिहीन हो जाता है, ठीक है। और डूब रहे निष्प्रभ, निष्प्रभ का मतलब यहाँ कई भाव है कि भाई सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से खत्म हो गया, प्रभाहीन, चारों ओर अंधेरा आ गया है। और कुछ लोग विषाद में, दुख में भी डूब रहे हैं। खेत बाग घर वृक्ष तट और लहरें सब शांत हो गए हैं। यहाँ मतलब यह है अंधेरा गहरा गया है। अरे रात को समुद्र भी तकरीबन शांत सा ही रहता है, ठीक है। खेत भी शांत है क्योंकि कृषक घर आ गए हैं। बाग बगीचे, उनमें भी कोई घूमने वूमने वाले नहीं हैं। घर में भी अब लोग थके हुए हैं, ठीक है, बाहर से अंदर आ गए हैं। लहरें वहरे सब शांत है। बिरहा गाते गाड़ी वाले, भूख भूख कर लड़ते कूकर, हुआ हुआ करते शियार, देते विषन्न निशिबेला कोश्वर है। बिरहा गाती गाड़ी वाले, और जो गाड़ी वाले हैं ना, जब लोगों को घर लेकर के जा रहे हैं संध्या के समय, वो विरह गीत गाते हुए जा रहे हैं। केसरिया बालम आओ नहीं पधारो मारे देश, विरहा गाते गाड़ी वाले, विरह गीत गाते हुए गाड़ी वाले। और भूख भूख कर लड़ते कुकर, अब गलियां खाली है, कुत्तों के लिए मैदान खाली है जी, वो भौंक रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, उनका दंगा चल रहा है। हुआ हुआ करते शियार, शियार भी रात को ही बोलते, शियार का बोलना अपशकुन भी माना जाता है। और देते विषन्न निशिबेला को स्वर, रात्रि एकदम शांत है, लेकिन उस शांति को स्वर कौन दे रहे हैं? ये कुत्ते और ये शियार और वो गाड़ी वाले कलाकार। समझ में आ गई? अरे रात्रि एकदम शांत है, लेकिन उस शांति में भी जो स्वर मुखरित हो रहा है कुकरों की आवाज से, सियारों की आवाज से और विरह गीत गाते हुए गाड़ी वालों की आवाज से, ठीक है। अरे आज भी ऐसा होता है भाई, लोग कोई गाड़ी चला के जा रहा है तो वो अपना गाना चला के जाएगा। अब कोई ऊंट गाटे पे जा रहा है तो वो खुद गाते हुए जाएगा, गाएगा तो सही। हाँ, माली की मंडई से उठ, नभ के नीचे नभ सी धुमाली, मंद पवन में तिरती नीली रेशम की सी हल्की जाली। बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी, मौन मंद आभा में हिम की ऊंग रही लंबी अंधियारी। धुआं अधिक देती है टिन की डबरी, कम करती उजियाला, मन से कढ़ अवसाद श्रांति, आंखों के आगे बुनती जाला। छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोते सपने, दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते हिर सुख दुख अपने। कंप कंप उठते लोग के संग कातर, उर क्रंदन मूक निराशा, क्षण ज्योति ने चुपके जो गोपन मन को दे दी हो भाषा। माली की मंडी से, और जो माली बाबा है उनकी जो छोटी सी कुटिया है, उससे नभ के नीचे नभ सी धुमाली, आकाश के नीचे एक छोटा सा और आकाश बन गया। भाव क्या है कि अरे भाई अब शाम हो गई तो घर पे चूल्हा जलाया जा रहा है, चूल्हे से धुआं भी निकल रही है, और धुआं का गुबार आकाश सा ही बना लेता, न बादल सा ही बना लेता। तो बादल के नीचे वो एक धुआं का बादल जो है ना, कैसा लग रहा है? नभ के नीचे नभ सी धुमाली, मंद पवन में तिरती नीली रेशम की सी हल्की जाली। भाई नीले आकाश के नीचे वो तैरता हुआ कैसे लग रहा है? जैसे रेशम की सी हल्की क्या बन गई हो, जाली बन। देखो धुआं में आंखें बढ़ रही वाली बेचारा कि बड़े कवि जी ने रेशम की जाली सूझ रही है। माली की मंडई से उठ, नभ के नीचे नभ सी धुमाली, धुमाली मानी धुआं जैसे है, जो धुआं है वो नभ के नीचे क्या लग रही है? नभ जैसी ही लग रही है। अरे बादलों के नीचे एक बादल सा ही बन गया वो, ठीक है। और मंद पवन में तिरती, और हल्की हवा के अंदर वो तिरता हुआ बादल जो धुआं का बादल है कैसे लग रहा है? नीले रेशम की सी हल्की जाली, जैसे नीले नीले रेशम की क्या हो, हल्की सी जाली हो। बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी, इस शहर के व्यापारी तो शाम को घर जाते हैं, लेकिन गांव वाली दुकानें तो देर रात तक चलती हैं। अब उन्होंने भी बत्ती जला ली है, ठीक है। बैठे सब कस्बे के व्यापारी, मौन मंद आभा में, मौन है, चुपचाप बैठे हैं। और उस बत्ती की प्रकाश भी कैसा है? थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है, मंद आभा है। और हिम की ऊंग रही लंबी अंधियारी, जैसे हिम माने बर्फ की ऊंग रही लंबी अंधियारी। यहाँ कई भाव हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बर्फीले क्षेत्र की रात जो है ना,
बर्फीले क्षेत्र की रात अमूमन लंबी होती है, ठीक है। तो हिम की ऊँग रही लंबी अंधियारी, और ये जो रात है उसमें भी बेचारे वो व्यापारी जो है ना ऐसे ऊँग रहे हैं। ये सर्दियों की रातें काफी लंबी होती है, ठीक है। धुआं अधिक देती है टिन की डबरी, कम करती उजियाला। और कोई जो गांव वाले हैं उनकी गरीबी फैली हुई है, उनके पास तो बत्ती भी नहीं है, उन्होंने तो टिन की डबरी के अंदर जो है ना वो टिन 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 की डबरी, चिमनी टाइप की कोई चीज इन्होंने जलाई है, ठीक है। टिन धातु ही तो होती है। धुआं अधिक देती है टिन की डबरी, कम करती उजियाला। धुआं तो ज्यादा देती है, उजाला कम करती है। बड़ी बुरी दुर्दशा है जी, ठीक है। मन से कड़ अवसाद श्रांति, आंखों के आगे बुनती जाला। और ठीक है, उसके उस कम प्रकाश में, उस धुआं के में जो लोग बैठे हैं, ऐसे लग रहा है कि ये प्रकाश तो कम हो रहा है और इनके भीतर के अवसाद जो है ना, निराशा बाहर निकल करके कोई जाला बुन रही हो, ठीक है। आपने कभी चिमनी का उजाला देखा तो वहां आसपास ऐसे लगता है कि ऊपर एक कोई जाला सा ही बन गया हो धुआं का, ठीक है। तो यहाँ भी क्या कहा जा रहा है कि उस उजाले में लोग घर आए हुए बैठे हैं, खाने पीने के लिए भी कोई बहुत कुछ नहीं है, गरीबी है, दैन्य है, दीनता है, और गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं होता। और वो थके हुए चेहरे हैं, ना तो टिन की डबरी में उजाला है, ना उनके चेहरे पे कोई कांति है, बड़ी दुखी स्थिति है। मन से कड़ अवसाद शांति, आंखों के आगे बुनती जाला। ऐसे लग रहा है कि उनके मन के अवसाद बाहर निकल करके कोई जाला बुन रहे हो, ठीक है। दीपक छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोते सपने। और उधर जो बैठे हैं दुकान वाले, वो क्या सोचते हैं, यार ये छोटी सी बस्ती के भीतर लेने देने के थोते सपने, इसमें कोई ग्राहकी है ही नहीं। शाम को तो व्यक्ति हिसाब लगा ही लेता है ना, तो उनको भी बड़ी पीड़ा है कि छोटी सी बस्ती में उधार ले जाते हैं, देते वेते हैं नहीं, कोई खरीदार भी नहीं है, बड़ी बुरी स्थिति है उनकी भी। दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते गिर सुख दुख अपने। और उसने जो दिया जला रखा है बढ़िया ने, उसके मंडराते गिर सुख दुख अपने, और उस दीपक के प्रकाश के चारों ओर भी एक आभा मंडल सा बन जाता है ऐसे, ठीक है। तो वो उसको भी लगता है कि यार सुख दुख के स्वप्न, उस दिए को बैठा बैठा वो व्यापारी भी अपने सुख दुख के सपने देख रहा है। वो देखता है कि यार फलाना का मांगू कता 500 रुपया, तो वो तो देखो नहीं कटाऊं देसी, अब कभी खेती भी ढंग की को नहीं हुई, टावर भी बीमार हुए है, पूरी खबर रहे, ठीक है। तो बेचारे वो अपने सुख दुख के सपने देखने, कहते हैं कि इस छोटी सी बस्ती के अंदर पार तो पड़ने वाली है नहीं। कंप कंप उठते लो के संग कातर और कंदन मुक निराशा। और जैसे दिए की लो कंप हल्की सी हवा आते ऐसे हिलती है ना, कंपन होता है, वैसे ही उनके हृदय के कातर और ऐसे भरे हुए हृदय से क्रंदन, अपनी रुलाई फूट पड़ती है, बाहर नहीं भीतर ही भीतर। और मूक निराशा, और उनकी आशाएं भी क्या हो चुकी है, शांत हो चुकी है। मतलब निराशा इतनी गहरी बैठी है, मूक है, वो चुपचाप बैठे हैं, मतलब किसी को कहने जैसी स्थिति में भी नहीं है, भीतर केवल क्या है, पीड़ा ही पीड़ा है जी। उर्क्रंदन, हृदय रो रहा है, आशाएं निराशा में तब्दील हो चुकी है, और उनकी वाणी मौन हो चुकी है, भीतर ही भीतर पीड़ा का पारावार है। क्षीण ज्योति ने चुपके जो गोपन मन को दे दी हो भाषा। और क्षीण ज्योति, और उस दिए की जो क्षीण होता प्रकाश जो है, ऐसे लग रहा है उसी ने उनके मन की गोपनीय बातों को क्या दे दी हो, भाषा दे दी हो। मतलब भाव क्या है, मन में पीड़ाएं भरी पड़ी है, प्रकट किसी को कर नहीं रहे हैं, लेकिन उस दिए को देखते देखते खुद ही सोच रहे हैं, अपने मन की पीड़ाओं का चिंतन कर रहे हैं। कहा ना कि कड़ती उर, ये क्या लिखा अभी ऊपर ही ऊपर, कातर उर क्रंदन मुख निराशा, मतलब उर का क्रंदन भी है, खुद चुप है, निराशा में डूबे हुए हैं। ऐसे लगता है कि इस दिए के प्रकाश ने ही इनके मन की गोपनीय बातों को भाषा दे दी हो, मतलब बैठे बैठे वो चिंतन कर रहे हैं अपने जीवन के दुखों का। लीन हो गई क्षण में बस्ती, लीन हो गई क्षण में बस्ती, मतलब चारों ओर क्या फैल चुका है, अंधेरा फैल चुका है, और चारों ओर गांव के अंदर अब क्या हो चुकी है, शांति हो चुकी है, ठीक है। मिट्टी खपरे के घर आंगन भूल गए लाला अपनी शुद्धि। मिट्टी खप्पर के जो आंगन बने हुए हैं, सबको रात्रि ने अपने आगोश में ले लिया है, और भूल गए लाला अपनी सुधि। और गांव का जो लाला है ना बढ़िया, वो भी अपनी सुध भूल गया है, ऐसी इस स्थिति को देख करके निराश हो गया बेचारा। भूल गया सब ब्याज मूलधन है, वो तो ब्याज छोड़ो, वो तो मूलधन को भूल रहा है। वो देख रहा है कि मतलब चारों ओर निराशा का सा माहौल गांव में है, और वो अपनी दुकान में अकेला बैठा बैठा बेचारा बड़ा दुखी हो रहा है। वो कह मैं बर्बाद हो गया है, मतलब जैसे रीट की स्थिति को देख करके जो बच्चों की स्थिति है ना, वही स्थिति उस बस्ती को देख करके लाला की है। भूल गया सब ब्याज मूलधन, सकुची सी परचून किनारे किराने की ढेरी,
ठीक है। और जो छोटी सी उसकी जो दुकान है ना, उसमें बैठा बैठा वो सब ब्याज मूलधन सब भूल गया है इस बस्ती को देख करके। वो देख रहा है कि इस बस्ती में तो ब्याज तो छोड़ो, मूलधन भी नहीं मिलने वाला, चारों ओर क्या है, गरीबी है। अब जो है ना, लग रही ही तुच्छतर इस नीरव प्रदोष में आकुल, उमड़ रहा अंतर जग बाहर अनुभव करता लाला का मन। ठीक है, मतलब आज उसको अपनी दुकान जो है ना बड़ी तुच्छ लग रही है कि यार ये तो छोटी दुकान है, शोरूम करना चाहिए था एडिडास वाला। लाला के मन में ये भाव आ गए। ठीक है, दर्शन भाव जगेगा लाला का, और फिर देखना लाला का भाव कैसे बदलेगा। लग रही ही तुच्छतर इस नीरव प्रदोष में आकुल, प्रदोष मानी रात्रि या संध्या काल का सा समय है। ठीक है, रात्रि का आरंभिक प्रहर मान लीजिए आप इसको। व्याकुल लाला जो है ना को उसकी आज ये दुकान बड़ी तुच्छ लग रही है। उमड़ रहा अंतर जग बाहर, मतलब भीतर की पीड़ा, अंतर की पीड़ा उमड़ करके बाहर आ रही है। आज उसके भावनाओं में वो पीड़ा आ गई है। अनुभव करता लाला का मन, और लाला का मन ये अनुभव कर रहा है कि मेरी ये दुकान तो छोटी है, उस पीड़ा का भी अनुभव कर रहा है। छोटी हस्ती का सस्तापन जाग उठा उसमें मानव। ठीक है, आज वो देख रहा है कि यहाँ तो सस्ता सामान खरीदने वाले लोग हैं इस बस्ती के अंदर तो, और आज लाला के मन का मानव जाग उठा, मतलब लाला मानव नहीं है। इसका भाव क्या है कि लाला भी बदमाश आदमी है। वो भाई जैसे भी लोग हैं, भले वो कम खरीदते हो ज्यादा खरीदते हो, लाला भी बदमाशी तो कर रहा है वहां सामान वगैरह में। ठीक है, लेकिन आज उसके हृदय का मानव जागा, अब उसका दर्शन भाव जागेगा, लाला ज्ञानी बन गया। ओ असफल जीवन का उत्पीड़न, उसने कहा यार जीवन ही असफल हो गया, नाश हो गया जीवन का ही। दैन्य दुख अपमान ग्लानि चिर क्षुदित पिपाशा, मृत अभिलाषा बिना आई की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। जड़ अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर, बात बात पर झूठ बोलता, कोड़ी की स्पर्धा में मरमर, फिर भी क्या कुटुंब पलता है, रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन, बना पा रहा है वह पक्का घर, मन में सुख है जुटता है धन, किसक गई कंथों से कथड़ी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, सोच रहा बस्ती का बनिया, घोर व्यवस्था का निज कारण, शहरी बनियों सा वह भी उठ, क्यों बन जाता नहीं महाजन, रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन, यह क्या संभव नहीं, व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन, कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। आज लाला अर्थशास्त्री बन गया। लाला ने सोचा कि दीनता, दुख, अपमान, ग्लानि, चिर सुदित पिपासा, मतलब बहुत समय की भूख प्यास, मृत अभिलाषा, आशाएं मर चुकी है, ऐसी है ये बस्ती। अरे इस बस्ती में क्या है, दीनता है, दुख है, अपमान है, ग्लानि है, इनकी भूख प्यास बड़ी लंबी है, मतलब इनको खाने भर को खाना भी नहीं मिलता इन लोगों को, अभिलाषा इनकी मर चुकी हैं, बिना आय की क्लांति बन रही, और इनके कोई आय भी नहीं है, कोई जीविका का साधन नहीं, कोई रोजगार नहीं है, क्लांति मानी थकान बन रही है उसके जीवन की परिभाषा। और इन सब के कारण भाई यहाँ अपन दोनों चीजें कह सकते हो, बस्ती का भी जीवन ऐसा ही है और लाला का जीवन भी ऐसा ही हो गया कि इन सब के आय न होना ही लाला के जीवन की क्या हो गई है, परिभाषा। भाई ग्राहक ही नहीं होगे तो लाला का जीवन तो इफेक्टेड होगा ही ना। इसको मनोवैज्ञानिक तौर पे देखिए, भाई जिस बस्ती में लाला की दुकान है उस बस्ती के लोग दीनता में डूबे पड़े हैं, दुख में डूबे पड़े हैं, अवसाद में डूबे पड़े हैं, उनके कोई आय नहीं है, आय नहीं है तो ग्राहकी कैसे करेंगे। लाला का जीवन तो उनकी आय पर निर्भर करता है, उनकी आय से लाला की आय है, तो लाला के जीवन की परिभाषा भी वही बन गई है। और अपन ये कह सकते हैं उस बस्ती के लोगों का जीवन भी वैसा ही है, दीनता है, अभिलाषाएं मर चुकी है, खाने पीने को भी पेट भर के उनको नहीं मिलता। चिर क्षुदित पिपाशा कहा ना, पिपाशा मानी प्यास, क्षुदा मानी भूख, चिर मानी लंबे समय की। ठीक है, चिर क्षुदित पिपाशा, मृत अभिलाषा, बिना आय की क्लांति बन रही। ठीक है, उसके जीवन की जड़ अनाज के ढेर सदृश ही, जैसे उसके पास ही अनाज का ढेर लगा हुआ है ना अपनी दुकान में, जड़ है, इसमें कोई चेतनता नहीं है, कोई गति नहीं है। तकरीबन लाला भी उस अनाज के ढेर की तरह क्या हो चुका है, जड़ हो चुका है। ठीक है, वह दिन भर बैठा गद्दी पर चुपचाप, वो गद्दी एक सफेद छोटी सी गद्दी रखते थे ना दुकान पे, उस गद्दी पर चुपचाप बेचारा बैठा रहता है दिन भर, बात बात पर झूठ बोलता है, कमाई करने के लिए। कोई भी आता कहीं भाव है, 1.25 रुपये किलो है जी। ठीक है, ऐसे वो झूठ झाट बोलता रहता है। कोड़ी की स्पर्धा में मरमर, स्पर्धा तो उसके भी है अपने भाइयों के साथ, एक एक कोड़ी की स्पर्धा के अंदर वो झूठ बोलता रहता है, जीवन दिन भर मरता खपता रहता है, फिर भी क्या कुटुंब पलता। अब लाला के मन में प्रश्न उठा कि इतना कुछ करने के बाद भी क्या मेरा कुटुंब पला, मेरा घर सही ढंग से चल रहा है क्या।
रहते स्वच्छ सुगर सब परिजन, क्या मेरा घर सुंदर बना, क्या मेरे घर वालों को सुंदर कपड़े मिले, ठीक है, बन पा रहा है पक्का घर, क्या मेरा कच्चा घर अभी तक पक्का बना, मतलब नहीं बना। मन में सुख है, क्या मेरे मन में सुख है, मतलब नहीं है। जुटता है धन, क्या मैं धन जुटा पाया, मतलब बैंक बैलेंस नहीं है। किसक गई कंधों से कथड़ी, अरे ये सब छोड़ो, कंधों से कथड़ी, वो गुदड़ी भी खिसक गई, मतलब ओढ़ने आढ़ने के साधन भी पूरे नहीं है लाला के पास। ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, ठीक है, ऐसा सोचते सोचते लाला बड़ा दुखी हो गया और उस सर्दी में उसका तन जो है ना ठिठुर रहा है। सोच रहा बस्ती का बढ़िया, उस बस्ती का बढ़िया ये देख करके सोच रहा है घोर व्यवस्था का निज कारण, कि अपनी इस व्यवस्था का कारण क्या है। अब वो उसके मन में आता है, शहरी बनियों सा वह भी उठ, क्यों बन जाता नहीं महाजन। मैं जो शहर में जाना चाहिए, मुझे शहर के बनिए जो महाजन बने हुए हैं, लोगों को पैसे देते हैं, ब्याज लेते हैं, मेरी भी वो स्थिति होनी चाहिए थी। रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के साधन। वो प्रश्न करता है कि मेरे जीवन की उन्नति के साधन किसने रोक दिए, यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन। क्या ऐसा संभव नहीं है कि संसार की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हो। कैसा परिवर्तन, कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण, कि जैसा व्यक्ति का कर्म है और जैसे व्यक्ति के गुण है उसके अनुसार ही जो है ना धन का क्या होना चाहिए, वितरण होना चाहिए, ठीक है। कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण, ऐसे लाला के मन में जो है ना दर्शन भाव जगता है। घुसे घरौंदों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन, केवल लाला ही नहीं, अपने घर में बैठे बैठे तकरीबन सब लोग ऐसा ही सोच रहे हैं जी। अपने मिट्टी के घरौंदों में घुसे हुए, क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि सब में सामूहिक जीवन को फूंक दे। सामूहिक जीवन का मतलब भाई संसार में जो धन के साधन हैं उनका सामाजिक वितरण, जिसको हम समाजवाद कहते हैं। धन पर, समाज की संपत्ति पर सबकी बराबर भागीदारी हो और सबके जीवन उल्लासपूर्ण और खुशियों से भरे हुए हो। ऐसा क्या नहीं हो सकता। मिलकर जन निर्माण करे जग, ठीक है, सब लोग मिलकर के संसार का निर्माण करें, सब लोग मिलकर के जिएं, मिलकर भोग करें जीवन का, और जीवन की सुख सुविधाओं का भी सब मिलकर के भोग करें। जन विमुक्त हो जन शोषण से, ये लोग जो है ना लोगों के शोषण से विमुक्त हो। लोगों का शोषण भी तो लोग ही करते हैं। तो यहां देखना क्या लिखा है, जन विमुक्त हो जन शोषण से, लोग विमुक्त हो, मुक्त हो किससे, जन के शोषण से। लोगों का लोगों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा है उससे लोग क्या हो, मुक्त हो। सब मिलकर के संसार का निर्माण करें और सब मिलकर के संसार के भोगों का, आनंदों का भोग करें। हो समाज अधिकारी धन का, और धन का पूरा समाज क्या हो, अधिकारी हो। इसे समाजवाद कहते हैं, ठीक है। दरिद्रता पापों की जननी, क्योंकि वो कहते हैं कि पूरे पापों की जननी कौन है, गरीबी है। मिटे जनों के पाप ताप भय, सुंदर हो अधिवास वसंतन पशु पर, फिर मानव की हो जाए व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी। दोषी जन के दुख क्लेश की, जन का श्रम जन में बट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की। ठीक है, क्या कहते हैं कि समाज के धन पर समाज का अधिकार हो, सब लोगों का बराबर अधिकार हो। ये गरीबी जो है ना सभी पापों की जननी है। मिटे जनों के ताप, सब लोग ये सोच रहे सभी लोगों के दुख मिटे, पाप मिटे, ताप मिटे, उनका भय मिटे। सुंदर हो अधिवास, सबके वस्त्र सुंदर हो, उनके रहने के अधिवास मानी घर सुंदर हो, वसन मानी उनके घर सुंदर हो, तन सुंदर हो, मतलब स्वच्छ रहे सबको। यहाँ जो है ना पशु पर फिर मानव की हो जाए, पशुता पर फिर मानवता की जय हो। अरे लोगों के द्वारा लोगों का शोषण किया जाए, ये मानवता है या पाशविकता है? पाशविकता ही है। और थोड़ी देर पहले ये भी कहा था लाला का मानव जाग उठा, ठीक है, ये भी कहा था। और यहां कवि कह रहे हैं कि सब लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इस पाशविकता पर मानवता की जय हो, अधर्म पर धर्म की जय हो, और समाज में एक सुंदर व्यवस्था का निर्माण हो। क्या, लेकिन फिर ये क्या कहते हैं, व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी दोष। फिर क्या सोच रहे हैं सबके सब, लाला जी क्या सोच रहे हैं कि ये जो समाज में जो ये बुरी व्यवस्था बनी हुई है ना, इसमें एक व्यक्ति का दोष नहीं है, पूरी व्यवस्था दोषी है। व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी दोषी, संसार की परंपराएं ही इसकी दोषी है। जन के दुख क्लेश की, लोगों के दुख और क्लेश के लिए व्यक्ति दोषी नहीं है, पूरी की पूरी व्यवस्था दोषी है। जन का श्रम जन में बट जाए, और वो चाहते हैं कि लोगों का परिश्रम लोगों में बटे। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति परिश्रम करे और एक केवल भोग करे, सब बराबर मेहनत करे। ऊपर ये भी तो कहा गुण और कर्म के अनुसार आय व्यय का वितरण हो, वही भाव यहाँ प्रजा सुखी हो देश देश की, और पूरे देश की। यहाँ देश का मतलब
अरे पहले एक छोटे से गांव को भी लोग ऐसे कहते हैं, वो मारो देश है, वो थारो देश है। देश मानी स्थान, हर स्थान के लोग क्या हो जाए, सुखी हो जाए। टूट गया वह स्वप्न वणिक का, इतने के अंदर बणिए का स्वप्न टूटा। इतनी देर मानव धर्म जग रहा था भीतर, ज्ञान का पारावार आ रखा था, इतने में स्वप्न टूटा। आई जब बुढ़िया बेचारी आधा पाव आटा लेने। स्वप्न टूटा, एक बुढ़िया आधा पाव आटा, 125 ग्राम, 125 ग्राम ही, 125 ग्राम तो पाव हो गया, आधा पाव ही हो गया ना। हाँ 250 का था 125, सॉरी ठीक, 125 ग्राम आटा लेने आई है बुढ़िया बेचारी। बताओ, आई जब बुढ़िया बेचारी आधा पाव आटा लेने, लो लाला ने फिर डंडी मारी। और लाला ने डंडी मार दी। डंडी मारना मतलब, अरे पहले वो ताकड़ी से तोलते थे ना, जिधर सामान रखते थे उधर एक डंडी ऐसे टच कर देते थे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा नीचे आ जाता, फिर लो बराबर बराबर लो डालो चालो। मतलब इतना अभी आय व्यय का सामान वितरण करने वाला लाला अभी जो है ना आधा पाव आटे में भी बदमाशी कर गया, उसमें भी कम तोल दिया, ठीक है। चीख उठा गुग्गू डालों पर, गुग्गू डालों पर चीख उठा को जीव, लोगों ने पट दिए द्वार पर। अब रात भी हो चुकी है, लोगों ने अपने गेट बंद कर लिए हैं। निगल रहा बस्ती को धीरगाढ़ अलस निद्रा का अजगर। ऐसे लग रहा है कि निद्रा रूपी अजगर जो है ना बस्ती को अब निगल रहा है, मतलब अब सब सो रहे हैं आराम से, ठीक है। इतनी देर सब में ज्ञान आ रहा था, अब थके हुए हैं, सो गए सब के सब, ठीक है। ये है, अरे पूरा वर्णन सा दे दिया ग्राम्य बस्ती का। अरे वो रात को बोलता है, उसके बोलने को लोग अपशकुन भी मानते हैं, ठीक है। घुगु घुगु बोले तो है, देखेड़ो तो मारो ही को नहीं बाय, ठीक है। लेकिन एक ग्राम्य जीवन की बस्ती का सुंदर और सजीव चित्रण कर दिया, मार्मिक, लोगों के दुख का भी और लोगों की मानसिक स्थिति का भी और संध्या का भी, ठीक है। अरे भाई यहां सांझ से चालू हुए थे, सूर्य छिप रहा था, छिपते सूरज की आभा थी चारों ओर, ठीक है। फिर सूरज कंप्लीट छिपा, अंधेरा थोड़ा थोड़ा आया, लोग घरों की ओर गए और फिर घरों के भीतर बैठे हैं रात्रि में सोने से पहले, और उनकी मानसिक स्थिति का चित्रण करते हुए अब सबको सुला दिया। फिर दूसरे दिन सुबह 7 बजे उठते जय हिंद चालू, ठीक है। तकरीबन वैसी स्थिति है सुमित्रा नंदन पंत। देखिए संध्या के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, अपने शब्दों में बताइए। कविता नहीं, अपने शब्दों में नहीं, कविता के आधार पे बताइए। पूरी कविता में यही बता रहे थे अपन, हैं। सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर, यही तो थे। पक्षी घरोंदों की ओर लौट रहे हैं और वो जो झरने गिर रहे हैं उन पे सूर्य की पीताब आभा गिर रही है, तो ऐसे लग रहा सोने के झरने गिर रही हो, ताम्रपर्ण झर रहे हैं, ठीक है। और क्या क्या थे, ठीक है, गंगा का जल शांत है, ऐसे लग रहा है थका हुआ कोई अजगर चितकबरा अजगर पड़ा हो, ठीक है। ये पूरे के पूरे परिवर्तन थे। गायें घर लौट रही है, उनकी गोरज उड़ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे किरणों का कोई बादल हो। ये कई प्रकार के परिवर्तन अपन ने पढ़े। पंत जी ने नदी के तट का जो वर्णन किया उसे अपने शब्दों में लिखी, अपने शब्दों में लिखिए, मेरे शब्दों में नहीं, अपने शब्दों में लिखिए ठीक है। अरे वो था ना क्या, धूप चाह के रंग की रेती, अनिल उर्मियों से सर्पांकित, नील लहरियों में लोडित, पीला जल रजत जलद से बिंबित। वो था ना कि भाई नदी के किनारे जो है मिट्टी, जो है मिट्टी हवा के कारण वो सर्पीलाकार हो गई है। फिर क्या था, ठीक है, कि शंख घंट बजते मंदिर में वो बज रहे हैं, ऐसे लगता है कि लहरों में उन्हीं के कारण कंपन हो रहा है। और मंदिर का कलश जो है ना, ऐसे क्या लग रहा है, ज्योतिपुंज सा लग रहा है, जैसे आकाश में देवताओं की आराधना कर रहे हो, ठीक है। और बगुलों जैसी वो श्वेत वसन पहनी हुई वो विधवा स्त्रियां नदी के किनारे बैठ करके ध्यान कर रही है, उनके हृदय में उनकी वेदना है, लेकिन वो उसको बाहर नहीं आने देती। जैसे नदी की मंद मंद धारा बह रही हो, ऐसे उनके हृदय में भी एक रोदन, एक पीड़ा है, ठीक है। और दूर तमस उड़ रेखाओं से उड़ती पंखों की गति से चित्रित, और शाम को दूर से उड़ते हुए पंख ऐसे लगते हैं जैसे कोई अंधेरे की रेखाएं तैर रही हो, ठीक है। और वो पक्षी जो है ना कलरव करते हुए नभ को आवाज दे रहे हैं, शांत आकाश में आवाज कर रहे हैं। स्वर्ण चूर्ण से उड़ती नदी के तट की चर्चा करनी थी, लेकिन अपने को तो बस्ती के छोटे से गांव के अवसाद को किन किन उपकरणों द्वारा अभिव्यक्त किया गया। टिनकी, वो था ना कि माली की मंडई से उठ नभ के नीचे नभ सी धुमाली, वह चूल्हे पे खाना पका रहे हैं, ठीक है। और टिन की डबरी जला रहे हैं, मतलब गरीबी का वर्णन है, ठीक है। सवा आधा पाव आटा लाने गई है, ये भी गरीबी का ही प्रतीक था, ठीक है। और क्या क्या है, ठीक है। और प्रकाश कम है, हृदय की वेदना अधिक है,
और एक जगह और भी कहा था इन्होंने कि क्या कहा था, एक शब्द आया था ना कि उनकी वो भूख चीर क्षुदित पिपाशा मृत अभिलाषा, कि उनको खाने पीने को भी पूरा नहीं मिलता, आशाएं मर चुकी है। इन सभी चीजों से क्या पता चलता है कि उनके जीवन में काफी गरीबी है। लाला के मन में उठने वाली दुविधा को अपने शब्दों में लिखिए, बताओ बताओ रे। लाला, लाला तो लाला है हा? अरे भाई लाला जो है ना, लाला अपने लोगों के साथ तो उसकी भी वो क्या प्रतिस्पर्धा है, और वो जिस बस्ती में दुकान है उसकी, वहां लोगों के पास क्षमता ही नहीं, विक्रय क्षमता ही नहीं है, क्रय क्षमता नहीं है, तो लाला बेचारा बेचे किसको भाई, लोग खरीद नहीं पाते, लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं है। तो लाला के मन में भी होता है यार मैं भी शहर में जाता, महाजन बनता, यहाँ इन लोगों के पास खुद के खाने पीने के लिए नहीं, मुझे कहाँ से देंगे, और फिर भी मुझे बात बात पर झूठ बोलनी पड़ती है, फिर भी क्या मेरी पूर्ति हुई, मेरे घर वालों को सुंदर कपड़े नहीं मिले, मेरा घर नहीं बन पाया, ठीक है। तो लाला बेचारा बड़ा दुखी है, ठीक है। इतने में एक बूढ़ी आती है, और लाला फिर तो लाला लाला है। कर्म और गुण के समान आय व्यय का हो वितरण पंक्ति के माध्यम से कवि कैसे समाज की ओर अंकित कर रहा है कि व्यक्ति के जैसे कर्म हो और जैसे गुण हो उसके अनुसार ही उसको उपलब्धियां मिले। कई लोग पैसे वालों की घर पैदा हो जाए चांदी की चमची मुंह में लेकर के, हाँ ये मुहावरे की तरह प्रयोग कर सकते हैं, तो उनको तो बचपन से बड़ी अच्छी स्थितियां मिल जाती हैं। और कुछ लोगों में गुण अच्छे होते हैं लेकिन लोग उनका शोषण करते जाते हैं। जन का जन के द्वारा शोषण की बात भी तो कही ना, ठीक है। और तट पर बगुलों से वृद्धाएं विधवाएं जब ध्यान में मगन मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। ये 5 बार समझ लिया अपन ने, ठीक है, ओके। आशय स्पष्ट कीजिए ताम्रपर्ण पीपल से। अरे इस पूरे के अंदर खड़ी बोली है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग, संस्कृत निष्ठ शब्द का भी प्रयोग में लिए हैं, ठीक है। और ये कौन है आपके लाला जी, एक बार दोबारा देखिए क्या पूरी को, एक बार देख लें दोबारा, एक बार दोबारा देखते जाते हैं इसको, ठीक है। देखो, संध्या के बाद सिमटा पंख सांझ, दोबारा देखो रे, थाने भी देख रहे हैं, हाँ। सिमटा पंख सांझ की लाली जा बैठी अब तरु शिखरों पर, तम्र पर्ण पीपल से शतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, ज्योति स्तंभ सा 10 सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, बृहद जिम विश्लत केंचुल सा लगता चितकबरा गंगा जल। अरे भाई संध्या रूपी पक्षी अपने पंखों को समेटते हुए वृक्षों पे जाके बैठ गया, वृक्ष की टहनियों पर बैठ गया। भाव क्या है कि अब सांझ होने लगी है और उसकी जो लाली है ना वो दूर वृक्ष के ऊपरी जो है टहनियां वहां तक ही सीमित दिखाई दे रही है। ताम्रपर्ण पीपल से, पीपल के पत्ते कैसे हैं, तांबे जैसे रंग के हैं और वो झर रहे हैं, तो वो झरते हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई झरने झर रहे हो। और जो झरने झर रहे हैं शतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, उन पर सूर्य की जो आभा पीला प्रकाश गिर रहा है तो ऐसे लग रहा है सुनहरे झरने झर रहे हो। ज्योति स्तंभ सा 10 सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ऊंचल, और आकाश और पृथ्वी जहां मिलते हुए दिखाई दे उस पॉइंट को क्षितिज कहते हैं। तो दूर क्षितिज पर जो सूर्य ढल रहा है वो नदी के जल में बिंबित होकर के ऐसे लग रहा है जैसे कोई प्रकाश का खंबा धीरे धीरे जमीन में धंसता हुआ जा रहा है, ठीक है। बृहद जिम विशलत केंचुल सा लगता चित्त कबरा गंगा जल, और शाम को अब गंगा जल भी शांत हो गया है, ठीक है। और वो कैसे लग रहा है जैसे कोई थका हुआ अजगर पड़ा हो चितकबरी रंग का, ठीक है। धूप छाह के रंग की रेती अनिल उर्मियों से सर्पांकित, नील लहरियों में लोडित पीला जल रजत जलद से बिंबित, सिकता सलील समीर सदा से स्नेह पास में बधे समुज्वल, अनिल पिघल कर सलिल सलिल जो गति द्रवक हो बन गया लवोपल। धूप छाह के रंग की रेती, और जो किनारे पर जो है रेत है, कभी धूप है कभी वहां छां है, मतलब अभी ना तो कंप्लीटली धूप गई है ना कंप्लीटली छां आई है, और वो रेती अनिल उर्मियों से, हवा की लहरों से सर्प जैसी आकृति बना रही है, सर्पीलाकार आकृति बना रही है। सिकता नील लहरियों में लोडित, और जो नदी में जो नीली लहरें हैं, ठीक है, पीला जल, प्रकाश से वो जल पीला दिखता है, और रजत जलद से बिंबित, और उसके अंदर ऊपर जो चांदी जैसे रंग का बादल भी अपना अक्ष दिखा रहा, अपनी बिंब है उसमें। सिकता सलील समीर सदा से, सिकता मानी बालू मिट्टी किनारे पे है, सलील और समीर तीनों चीजें हमेशा ऐसे लगता है जैसे कोई किसी स्नेह के बंधन से बंधी हुई हो। भाई जल है
किनारों पर वो भी आता है, वहां मिट्टी भी है, हवा भी तरंगों को भी तरंगित करती है और मिट्टी को भी सर्प जैसी आकृति से बना रही है। अनिल पिघलकर सलील, जैसे हवा पिघल करके क्या बनी है, जल, और जल भी गति द्रव खो बन गया लवोपल, अपनी गति खो करके क्या बन गया है, हिमकण बन गया है। ठीक है, बर्फ का क्या बन गया है, कण। अरे पानी अपनी गति खो दे, एक जगह ठहरा तो जाड़ी की रात का वर्णन है, तो वो क्या बन जाएगा, बर्फ की तरह जम जाएगा। शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन। शंख घंटे मंदिर में बज रहे हैं, उससे नदी के जल में क्या हो रहा है, लहरों में कंपन हो रहा है। दीप शिखा सा ज्वलित कलश, और ऊपर जो कलश है वो प्रकाश उस पर गिर रहा है तो वो दीप शिखा जैसा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है ये आकाश में उठ करके, नभ में उठकर करता नीराजन, क्या कर रहा है, आराधना कर रहा है। तट पर बगुलों से वृद्धाएं विधवाएं जब ध्यान में मगन, तट पर श्वेत वसनदारी जो वृद्धा स्त्रियां बैठी है, विधवा स्त्रियां बैठी है जब ध्यान करती हुई, उस श्वेत वस्त्र के कारण कैसी लगती है, बगुलों जैसी लगती है। मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन, मंथर धारा में जैसे नदी का जल धीमे धीमे बह रहा है, वैसे उनके हृदय के अंदर भी एक धीमी धीमी वेदना है, लेकिन वो उसको बाहर प्रकट नहीं करती है। दूर तमस रेखाओं से उड़ती पंखों की गति सी चित्रित सोन खगों की पाती, आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित। और दूर जो है ना सोन खगों की पंक्ति जो उड़ती है ना, वो दूर से ऐसे लग रही जैसे कोई अंधेरी की रेखाएं आकाश में तैर रही हो, मैं दूर से वो काले काले से दिख रहे हैं। ठीक है, और नीरव नभ, आकाश सुनसान है, कोई आवाज नहीं है, और उस आवाज में हल्की सी आवाज उसको मुखर कौन कर रही है, वो सोन खगों की पंक्ति। भाई वो साई साई की आवाज करते हुए उड़ रहे हैं, हवा से भी टकरा रहे हैं और अब कंठों से भी आवाज कर रहे हैं। स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज, किरणों की बादल सी जलकर। और जो गोरज है, शाम को जो गायें घर लौट रही है, उनकी खुरों से जो धूल उड़ रही है, उस पर जब प्रकाश गिर रहा है तो कैसे लग रही है, जैसे कुछ सोने का चूर्ण उड़ रहा हो, किरणों की बादल से जलकर। और वो जो मिट्टी है उड़ करके गुबार का रूप ले लेती है, और वो धूल का बादल ऐसे लगता है जैसे जलती हुई किरणों का बादल हो। जलती हुई किरणें क्यों कहा गया, क्योंकि उनको स्वर्ण चूर्ण कहा ना, भाई उन पे प्रकाश की किरणें तो गिर ही रही है। ठीक है, और आपने एक चीज ये भी देखी होगी कि धूल का गुबार बना हुआ है, उसमें बीच में से ऐसे किरणें सीधी आती हुई दिखाई देती बहुत सी जगह स्पष्ट तौर पर। भाई जैसे आपने कोई बंद कमरा देखा है, ठीक, अंधेरे का कोई कमरा है, और उसकी जैसे खास तौर पे अपन गाय भैंसों का जिसमें चारा रखते हैं ना, उसमें एक छोटी सी जाली होती है अंधेरे के अंदर। ठीक है, और उस भाई अंदर वो जो चारा वगैरह उड़ता तो रहता ही है, अब उसमें से जो प्रकाश आता है ना, वो अलग दिख जाती, वो पंक्ति दूर तक आती हुई। तो वो जो मिट्टी का गुबार है उसमें भी किरणें दिख रही हैं, भाई उसका उजाला तो गिर ही रहा है, तो ऐसे लग रहा है जैसे जलती हुई किरणों का क्या हो, बादल हो। छोटी से छोटी चीज को कभी नोट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया ठीक है, लोटे खग सनन तीर सा जाता नभ में ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। इतने के अंदर वहां जो बहुत से गतिमान जो जीव हैं आकाश में जो विहग उड़ रहे हैं, उनके पंखों का और उन कंठों का स्वर जो निकलता हुआ, वो उड़ते हुए जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कुछ सनसनाहट करता हुआ क्या निकला हो, तीर। अरे पास से पक्षियों की पंक्ति निकली, ठीक है, तो उनके पंखों की भी आवाज है और वो कलरव भी कर रहे हैं, तो ऐसे लगा जैसे कोई क्या निकल रहा है, तीर जा रहा है। लोटे खग गायें घर लोटी, लोटे कृषक शांत श्रत डगधर। ठीक है, पक्षी भी शाम को घर लौट रहे हैं, गायें घर लौट रही है, किसान घर लौट रहे हैं, श्रांत श्लत पसीने से तरबतर थके हुए, थकान के साथ चरण बढ़ाते हुए घर लौटे हैं। छिपे गृहों में म्लान चराचर, छाया भी हो गई अगोचर। और सब अपने अपने घरों में जाकर के छिप गए, मतलब अपने घरों में चले गए थके हुए। छाया भी हो गई अगोचर, अब प्रकाश भी धीरे धीरे पूरी तरह से गायब हो गया है, क्योंकि छाया भी दिखना क्या हो गई है, बंद हो गई है। ठीक है, लोटे पैठ से व्यापारी भी जाते घर उस पार नाव पर, और बाजार वाले जो व्यापारी हैं ना, वो भी नाव पर बैठ करके उस पार जा रहे हैं, वो भी घर लौटे हैं। ऊंटों घोड़ों के संग बैठे खाली बोरों पर हुक्का भर। कई ऊंटों और घोड़ों को लेकर के आए हैं, खाली बोरे हैं, मतलब दिन में सामान बेच करके आए हुए लोग हुक्का पी रहे हैं कि भाई आ जाता तो लिया है। ठीक है, जाड़ों की सुनी द्वाभा में झूल रही निशि छाया गहरी, डूब रहे निष्प्रभ विषाद में खेत बाग गृह तरुतट लहरी। क्या कि जाड़ों की सुनी द्वाभा, ये जाड़ों की जो सुनी रात जो है ना, झूल रही निशि छाया गहरी, इसके अंदर अब अंधकार जो है ना गहराता जा रहा है। डूब रहे निष्प्रभ विषाद में, सब निष्प्रभ कांतिहीन हो रहे हैं, दुख में डूब रहे हैं। खेत बाग घर
वृक्ष, तट और लहरें, मतलब सब शांत हो रहे हैं, कांतिहीन हो रहे हैं, रात्रि में सबकी गति थमसी गई है। ठीक है, लोग निष्प्रभ हैं, दुखी भी हैं। बिरहा गाते गाड़ी वाले, और इस रात की सन्नाटे को कौन आवाज दे रहे हैं? बिरहा गाते गाड़ी वाले, भूंक भूंक कर लड़ते कुकर, हुआ हुआ करते शियार, देते विषन्न निशि बेला को, स्वर दुख से भरी हुई से रात्रि की बेला को स्वर कौन दे रहे हैं? वो गाड़ी वाले विरह के गीत गाते हुए, लड़ते हुए कुकर, हुआ हुआ करते शियार। अब सब लोग शाम हो गए, अब खाना वाना बनाने की प्रक्रियाएं चालू हो चुकी हैं। माली की मंडई से उठ, माली की मंडई से उठ, नभ के नीचे नभ सी धुमाली, मंद पवन में तिरते नीली रेशम की सी हल्की जाले। अब भाई जो माली बाबा है उसने अपने घर के अंदर अंगीठी जलाई है, चूल्हा जलाया है, उससे जो धुआं निकल रही है वो धुआं निकल करके एक बादल का सा स्वरूप ले रही है। तो बादल के नीचे का बादल हो गया, नभ के नीचे नभ सी धुमाली, धुआं का एक नभ के नीचे नया नभ बन गया, और मंद पवन में तिरती, और ये बादल धीमी धीमी हवा में तिरता हुआ क्या लग रहा है? जैसे नीली रेशम की हल्की सी क्या बनी हुई हो? जाली बनी हुई हो। बत्ती बला जला दुकानों में, बत्ती जला दुकानों में, बैठे सब कस्बे के व्यापारी, मौन मंद आभा में हिम की ऊँग रही लंबी अंधियारे। दुकानों में बत्ती जला करके व्यापारी बैठे हैं, मौन है, मंद मंद प्रकाश है, मौन मंद आभा, मंद प्रकाश है, उनके चेहरे पे भी प्रकाश कम है और उनके दिए में भी प्रकाश कम है। चेहरे पे प्रकाश का मतलब दुखों ने घेर रखा है, पीड़ाओं ने घेर रखा है। बैठे सब कस्बे के व्यापारी, मौन मंद आभा में हिम की ऊँग रही लंबी अंधियारी। जैसे बर्फ की ये रात्रि जो है ना भाई, बर्फ की रात्रि का यहाँ भाव ये भी हो सकता है कि ठंड की रात है जी, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और ये रात बड़ी लंबी, अंधेरे की, दुख का अंधेरा भी इतना है और रात सर्दियों की लंबी भी होती है, दोनों भाव ले सकते हैं अपन। धुआं अधिक देती है टिन की डभरी, कम करती उजियाला, मन से कड अवसाद श्रांति, आंखों के आगे बुनती जाला। और जो लोगों ने घर में टिन की डबरी बना रखी है, जो जला रखी है, जो दिया जला रखा है, चिमनी जला रखी है, वो उजाला तो कम करती है और धुआं ज्यादा देती है। मन से कड अवसाद श्रांति, आंखों के आगे बुनती जाला। ऐसे लग रहा है जैसे मन के दुखों को बाहर निकाल करके उसी का जाला बुन रही हो। ठीक है, छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोते सपने, दीपक के मंडल में मिलकर मैं मंडराते गिर सुख दुख अपने। और जो बनिया जी हैं वो क्या सोच रहे हैं कि छोटी सी बस्ती के अंदर लेन देन के सपने तो थोते ही साकार नहीं होने वाले। ठीक है, दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते गिर सुख दुख अपने। थोड़ी देर पहले गांव वालों के लिए कहा ना कि वो उजाला तो कम करती है, ऐसे लगता है कि मन के अवसादों को निकाल करके जाला बुन रही हो। वो स्थिति व्यापारी की भी है कि उसके इस दीपक के प्रकाश के इर्द गिर्द ही उसको अपने सुख दुखों की क्या दिख रही है? परिकल्पना दिख रही है, वो चिंतन कर रहा है। कंप कंप उठते लोके संग, कातर उर कंदन मूक निराशा, क्षीण ज्योति ने चुपके जो गोपन मन को दे दी हो भाषा। कि जैसे जैसे ये लो कंपित होती है वैसे वैसे जो कातर उर है, जो डरा हुआ हृदय है, उसका क्रंदन, उसकी पीड़ा, मूक निराशा, वो पीड़ा मुखरित नहीं हो रही है लेकिन निराशा भरी पड़ी है जीवन में। क्षीण ज्योति ने चुपके जो गोपन मन को दे दी हो भाषा। जैसे हृदय की ये वेदना व्यक्ति प्रकट नहीं करना चाहता लेकिन उस दिए के बहाने, मान लीजिए उस दिए ने ये पीड़ा प्रकट करने का बहाना दे दिया हो, इस अपने मन की इस पीड़ा को क्या दे दी हो? भाषा दे दी। अरे व्यक्ति एकांत में होता तभी अपने जीवन के सुख दुखों का चिंतन करता है। अब जैसे इसमें दो भाव हैं, दिया जल रहा है तो उसको अपनी वो डबरी भी दिख रही होगी, है टपरी, ठीक है, टूटी फूटी, जाले बुने हुए, ऐसी स्थिति है घर परिवार की, तो व्यक्ति अपने पीड़ाओं का, अपने दुखों का चिंतन करता है। लीन हो गई क्षण में बस्ती, पूरी बस्ती क्षण में, अब धीरे धीरे अंधकार एकदम से हमला करता है, खासतौर पे सर्दियों में। सर्दियों में जैसे हम आरएस वाली कक्षा लेकर के 6 बजे जाते थे गाड़ी की लाइट्स जलाने, अंधेरा हो जाए काफी होता है, आजकल तो उजाला रहता है। ठीक है, तो सर्दियों के अंदर मिट्टी खपरे के घर आंगन भूल गए लाला अपनी सुधी। मिट्टी खप्पर के घर के जो कच्चे घर बने हुए हैं सबको अंधेरे अपने अपने आगोश में ले लिया। इधर अब लाला की बात आ रही है। भूल गए लाला अपनी सुध, भूल गया सब ब्याज मूलधन, सकुची सी परचून किनारे की किराने की ढेरी, लग रही ही तुच्छतर इस नीरव प्रदोष में आकुल, उमड़ रहा अंतर जग बाहर, अनुभव करता लाला का मन छोटी हस्ती का सस्तापन, जाग उठा उसमें मानव ओ असफल जीवन का उत्पीड़न। ठीक है, जब इस पूरी बस्ती को अंधेरे ने अपने आगोश में ले लिया, उस दौरान लाला भी अपनी सुध बुध खो बैठे। ब्याज छोड़ो, मूलधन की बात भी खो बैठे। वो तो चिंता हो रही है कि देंगे कि नहीं देंगे, पता नहीं। ठीक है, अरे भाई जिस बस्ती का लाला मालिक है, मालिक ही हो गया एक तरह का,
दुकानदार है वहां, और पहले दुकान वाले पैसे वाले ही समझे जाते हैं, भले हो ना विचारों के, उधार ज्यादा ही चलती है गांव में। तो भूल गया सब ब्याज मूलधन सकुची सी परचून किराने की ढेर, छोटी सी परचून की किराने की जो ढेर पड़ा हुआ है, ऐसे थोड़ी उसमें रैंक बना करके ऐसे लगा रखा है, उनमें अलग अलग लाइट चल रही है, ऐसा थोड़ी ना हो रखा है, ठीक है। तो भूल गया सब ब्याज मूलधन सकुची सी परचून किराने की ढेरी, लग रही ही तुच्छतर इस नीरव प्रदोष में आकुल। ये बिना आवाज की जो ये रात्रि है ना, ये जो समय है ना, रात्रि का प्रथम प्रहर कह सकते हैं, संध्या के बाद का जो समय कह सकते हैं, उसमें व्याकुल है लाला। और उसको आज अपनी दुकान और ये किराने की जो ढेरी सी लगी हुई है दुकान में, बड़ी छोटी लग रही है। उमड़ रहा अंतर जग बाहर, भीतर की पीड़ा अंतर की पीड़ा बाहर उमड़ने को तैयार है, आ रही है। अनुभव करता लाला का मन, लाला का मन ये अनुभव कर रहा है, छोटी हस्ती का सस्तापन जाग उठा उसमें मानव, वो असफल जीवन का उत्पीड़न। लाला कहता कि मेरा जीवन तो क्या हो गया, असफल हो गया। और ये असफल जीवन की पीड़ा को लाला का मन अनुभव कर रहा है, उसके हृदय की वेदना बाहर आने को आतुर है। मतलब कि दुख इतना और अवसाद इतना कि लाला उसको जो है ना झेल नहीं पा रहा। दैन्य दुख अपमान ग्लानि, बस्ती कैसी, दीनता दुख अपमान ग्लानि चिरक्षुदित पिपाशा, मतलब भूख प्यास भी पूरी नहीं होती, मृत अभिलाषा, जीवन की आशाएं पूरी तरह से मर चुकी हैं, बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। इन लोगों के पास कोई आय नहीं है, बिना आय की क्लांति, बिना आय के कारण उसका ये बिजनेस जो है, धंधा जो है ना, लाला के लिए केवल थकान का कारण बन रहा, कोई आय नहीं है उसके जीवन की परिभाषा। और उसका जीवन यहीं तक सिमट सा गया है कि चारों ओर दीनता है, दुख है, ग्लानि है, पीड़ा है, सुख दुख, मतलब क्या, चिरक्षुदित पिपासा, भूख प्यास भी इन लोगों की पूरी नहीं पड़ती। तो लाला को भी अपने इस बिजनेस से कोई लाभ नहीं हो रहा, बिना आय, केवल क्या बन रही है, थकान। कई बार लोग कहते हैं ना कि यार दिन सा काटा कोई लेनो देनो को नहीं, वह बात है जी लाला की, ठीक है। जड़ अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर है, जैसे वो अनाज का ढेर पड़ा ना दुकान के अंदर, जड़, यहाँ दो भाव है, कोई खरीदने वाला नहीं आता इसलिए भी जड़ है, वरना तो उसमें कोई कम ज्यादा भी हो, ठीक है। और वैसे ही वो भी सोना सोना बेचारा पूरे दिन उस गद्दी पर बैठा रहता है, बात बात पर झूठ बोलता, कोड़ी की स्पर्धा में मरमर है, हर बात पर कोई भी आए तो उसको झूठ बोलनी पड़ती माहौल बनाने के लिए, ये खरीदो ये खरीदो, या इतना भाव की आइडिया है। फिर भी क्या कुटुंब पलता है। लेकिन लाला का मन खुद से प्रश्न कर रहा है, इतना कुछ करने के बाद इनके पास तो पहले ही कुछ नहीं है, अब इनको भी झूठ झाट बोलनी पड़ती है। स्पर्धा है भाई बंधुओं की कि भाई लाला का बिजनेस कैसा है क्या नहीं है, ठीक है। तो फिर भी क्या कुटुंब पलता है, मतलब फिर भी वो अपना घर परिवार पाल नहीं। तभी तो मन में प्रश्न हुआ कि इतना कुछ करके भी क्या मैं कुटुंब पाल पाया, नहीं पाल पाए, तभी तो ये प्रश्न है। रहे स्वच्छ सुघर सब परिजन, क्या घर स्वच्छ है, क्या सब परिजन अच्छे हैं, बन पा रहा वह पक्का घर, क्या वो घर पक्का बना पाया, क्या उसके मन में सुख है, क्या वो धन को जोड़ पाया, ठीक है। मतलब लाला ये झूठ झाट बोल करके भी उसके घर में जो है ना जरूरत की चीजें पूरी न हो पा रही। किसक गई कंथों से कथड़ी ठिठुर रहा अब सर्दी सन, इतना चिंता में व्याकुल है कि इतने में लाला की जो है ना गुदड़ी कंधों से सड़क के नीचे गिर गई। ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, और अब सर्दी से उसका तन ठिठुर रहा है। सोच रहा बस्ती का बढ़िया घोर व्यवस्था का निज कारण, आज बस्ती का सेठ जो है ना, आज अपनी व्यवस्था का कारण सोच रहा है, चिंतन कर रहा है कि मैं जीवन में इतना विवश क्यों, मैं इतना दुखी क्यों, मैं इतना पीड़ित क्यों। शहरी बनियों सा वह भी उठ, क्यों बन जाता नहीं महाजन। रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन, क्या है यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन। कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। आज बस्ती का बनिया अपनी निज व्यवस्था का कारण सोच रहा है कि वह भी शहरी बनियों की तरह उठ करके महाजन क्यों नहीं बन जाता, साहूकार क्यों नहीं बन जाता। साहूकार बोलते हैं ना महाजन को, जो लोगों को पैसे वैसे देते थे, बड़े बिजनेसमैन। रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन, उसके जीवन में उन्नति के साधन किसने रोक दी, वो महाजन क्यों नहीं बन जाता। शहर के अंदर एडिडास प्यूमा रिबॉक का शोरूम क्यों नहीं करता, ठीक है। आजकल की बच्चियों के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के वो क्यों नहीं करता बड़े बड़े शोरूम, ठीक है, ताकि उसको खूब पैसे आए। लाला के मन में ऐसा भाव है, सीकर में शोरूम करूं, नवलगढ़ रोड पर कोचिंग के पास, ठीक है। यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन, उसकी जीवन की उन्नति के साधन किसने रोक दिए।
यह संभव नहीं है क्या कि व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन, किस संसार की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हो, यह संभव नहीं है क्या? लाला मन ही मन सोच रहा है। मतलब लाला ये सोच रहा कि संसार की व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन, कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। व्यक्ति का जैसा कर्म हो और व्यक्ति के जैसे गुण हो, उसी के अनुसार उसके आय का खर्चे का क्या होना चाहिए? वितरण होना चाहिए। ठीक है। घुसे घरौंदों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन, क्या ऐसा कुछ नहीं? फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन, मिलकर जन निर्माण करे जग, मिलकर भोग करे जीवन का, जन विमुक्त हो जन शोषण से, हो समाज अधिकारी धन का। इतने में सब जो घर में घुसे हुए लोग भी जो है ना, वो टन की डिबरी कम प्रकाश देती है, मन के अवसादों को निकाल करके जाला बुन रही, वो जाला यही तो है। सब लोग भी ये सोच रहे हैं क्या? अपनी अपनी सब अपनी अपनी पीड़ाओं का चिंतन कर रहे हैं। क्या ऐसा कुछ नहीं? फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन, क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि सबका सामूहिक जीवन अच्छा हो जाए? फूंक दे जीवन, यह देख रहा भाव, उनके पास जीवन तो है लेकिन जीवन नहीं है। दो बातें हैं, समय तो है लेकिन उनके जीवन में कोई आनंद उल्लास नहीं है। मतलब ऐसा हो कि सबको जीवन मिल जाए, शरीर तो है, समय तो काट रहे हैं लेकिन जीवन नहीं जी पा रहे, जीवन के साधनों से पूर्णतः वंचित है, गरीबी में दबे हुए हैं। तो वो सोच रहे कि ऐसा कुछ हो जाए कि सबको उनका जीवन मिल जाए। अब वो मरे हुए थोड़ी हैं लेकिन जीते हुए भी मृतप्राय हैं। इसका मतलब ये हुआ मिलकर जन निर्माण करे जग, संसार का सब लोग मिलकर के निर्माण करे, मिलकर भोग करे जीवन का, और सब लोग ही जीवन का आनंद भी ले। जन विमुक्त हो जन शोषण से, लोग लोगों के शोषण से मुक्त हो। अरे लोगों का, मजदूरों का, इनका शोषण भी लोग ही करते थे। तो यहां ये भाव है कि लोग जो लोगों का शोषण करते हैं, उस शोषण की व्यवस्था का नाश हो। ठीक है। हो समाज अधिकारी धन का, क्या समाज धन का अधिकारी नहीं हो सकता? मतलब ये चाहते हैं कि धन पर, संपत्ति पर सबका बराबर अधिकार हो। दरिद्रता पापों की जननी, क्योंकि सभी पापों की जननी कौन है? गरीबी है। दरिद्रता पापों की जननी, मिटे जनों के पाप ताप भय, सुंदर हो अधिवास वशन तन, पशु पर फिर मानव की हो जाए व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख क्लेश की, जन का श्रम जन में बट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की। लोग क्या सोच रहे हैं? मिटे जनों के पाप ताप भय, लोगों के पाप मिटे, क्योंकि दरिद्रता के कारण ही लोग पाप कर बैठते हैं। ठीक है। लोगों के ताप मानी दुख मिटे, भय मिटे, सुंदर हो अधिवास, उनके रहने के घर अच्छे हो, वसन अच्छे हो, शरीर स्वच्छ हो, पशु पर फिर मानव की जय। और संसार में जो पाश्विक प्रकृति हो गई है, लोगों के द्वारा लोगों का जो शोषण करने की प्रकृति हो गई है, इस पाश्विक प्रकृति पर मानवता की जय हो। व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख क्लेश की। लेकिन संसार जन लोगों के दुख और क्लेश का कारण व्यक्ति नहीं है, ये व्यवस्था दोषी है, पूरी की पूरी व्यवस्था दोषी है, संसार की परिपाटी दोषी है। जन का श्रम जन में बट जाए, लोगों का जो परिश्रम है लोगों में बटे। ऐसा नहीं कि एक दो व्यक्ति तो पूरे दिन परिश्रम ही करते रहे, एक दो विश्राम ही करे, प्रजा सुखी हो देश की। सब लोग कर्मरत हो जाए तो पूरे देश की प्रजा जो है ना, हर गांव के लोग क्या हो जाए? सुखी हो जाए। टूट गया वह स्वप्न वणिक का, आई जब बुढ़िया बेचारी, आधा पाव आटा लेने लो लाला ने फिर डंडी मारी। चीख उठा गुग्गू डालों पे, लोगों ने पट दिए द्वार पर, निगल रहा बस्ती को धीरे धीरे, गाढ़ अलस निद्रा का अजगर। और इतना दर्शन भाव में डूबे हुए लाला की का स्वप्न कब टूटा? जब एक बुढ़िया आई, ए लाला एक बुढ़िया बोली क्या दे? आधा पाव आटा, और उसमें भी लाला ने डंडी दे मारी है। डंडी मारना मतलब कम तोल दिया, उसमें भी बदमाशी कर गया लाला। चीख उठा गुग्गू डालों में, और रात्रि हो गई है, गुग्गू डालों में चीख रहे हैं, और लाला की इस हरकत को देख करके भी चीख रहे हैं। ठीक है। लोगों ने पट दिए द्वार पर, रात्रि गहरा रही है, लोग खाना वाना खा करके जितना कुछ मिला सोने के लिए जा रहे हैं। लोगों ने पट दिए द्वार पर, निकल रहा बस्ती को धीरे, गाढ़ अलस निद्रा का अजगर। ऐसे लगता है निद्रा का अजगर, निद्रा का आलसी अजगर धीरे धीरे बस्ती को निगल रहा हो। ठीक है। यहां कौन है? म्लान माने भी थके हुए होते हैं, है ना? ठीक है। इसी के साथ लाला ने डंडी मारी। इतना ज्ञान उपजा लाला के मन में, लेकिन जैसे ही बेचारी बुढ़िया आई, लाला का लालच जागा और लाला ने डंडी। तो ये है साहब
प्रकृति के सुकुमार कवि। देखो, आरंभ किया संध्या के सौंदर्य से और विश्राम दिया दुख की दीनता के साथ, एकदम अनुभव करवा गए। ठीक है, खैर इसी के साथ कक्षा को हम भी विश्राम देते हैं, काफी लंबी कक्षा हो गई आज। हाँ, जय हिंद।